वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भानुप्रकाश बायोलॉजी। इंसेक्ट पेस्ट कैटेगरी के अंदर हम आज यहाँ एक इंसेक्ट राइजोपरथा डोमेनिका के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने सिटोफिलस ओराइजी के बारे में डिस्कशन किया था। राइजोपरथा डोमेनिका के बारे में बात करें, सबसे पहले हम इसके कॉमन नेम, जनरल नेम के बारे में डिस्कशन करेंगे। राइजोपरथा को आप लेसर ग्रेन बोरर या लघु धान्य भेदक के नाम से जानते हैं। इसको आमतौर पर एक और नाम दिया जाता है जिसे आप लाल सुरहरी के नाम से हिंदी में नाम से जाना जाता है। बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग या सिस्टमेटिक पोजीशन के रिगार्डिंग। तो क्लासिफिकेशन में आप देखें, सबसे पहले फाइलम इसका आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट ग्रुप होता है एनिमल किंगडम का। इसी तरीके से इसकी क्लास इंसेक्टा में हमने पहले भी डिस्कशन किया था। ये क्लास जो है वो आपकी एनिमल किंगडम की सबसे बड़ी क्लास होती है। फिर बात करेंगे इसके ऑर्डर कोलियोप्टेरा के अंदर नॉर्मली बीटल इंसेक्ट को शामिल किया जाता है। बीटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी सरफेस के ऊपर एक हार्ड कवरिंग पाई जाती है। इवन इसके फोरविंग जो होते हैं वो भी हार्ड स्ट्रक्चर के रूप में, एलाइट्रा के रूप में पाए जाते हैं। तो इसमें आपने इसका जो ऑर्डर है कोलियोप्टेरा रखा है। बात करेंगे इसके जीनस के रिगार्डिंग, तो जीनस इसका राइजोपरथा और डोमेनिका इसकी स्पीसीज रहेगी। हम बात करेंगे सबसे पहले इसके जनरल डिस्कशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पहले भी बात करी थी कि भी नॉर्मली जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं वो मॉडरेट टेम्परेचर रेन, यानी कि जो हमारे लगभग 20 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेंज वाले जो एरिया होते हैं उनके अंदर ये आसानी से सर्वाइव करते हैं। तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली जहाँ पर नॉर्मली टेम्परेचर मॉडरेट रूप में रहता है, या तो बहुत ज़्यादा नहीं रहे और बहुत ज़्यादा कम नहीं रहे, वहाँ उस एरिया के अंदर सर्वाइव नहीं करते। लेकिन बात करें ये ऑल ओवर इंडिया के सभी भागों के अंदर ये पाया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान, अमेरिका, इसके अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया और चाइना, इसके अलावा अल्जीरिया, साउथ अफ्रीका, इन देशों में भी जो है इनको रिपोर्ट किया गया। इसका नुकसान, या हम बात करेंगे किसके ऊपर ये सर्वाइव करता है या होस्ट के रूप में ये किसको यूज़ करता है। होस्ट के रूप में ये स्टोर ग्रेन पेस्ट है। तो स्टोर ग्रेन पेस्ट के अंदर ये जो भंडारित अनाज है उनको ये विशेष तौर पर नुकसान पहुंचाता है, जिसमें ये वीट, जवार, बाजरा, मेज, मक्का। इसके अलावा हम बात करें कि भी ये तो स्टोर ग्रेन के रूप में हो गया, लेकिन कई बार ये फ्लोर आटे के अलावा जो ड्राई पोटैटो, जैसे कि ड्राई पोटैटो प्रोडक्ट के अंदर चिप्स वगैरह जो है उनको भी ये नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा और अन्य फसलों के जो बीज होते हैं उनको भी ये नुकसान पहुंचाता है, जिसमें लाइक पंपकिन यानी कद्दू के जो बीज होते हैं उनको भी। इसके अलावा जो पल्सेस दाल होती है उनको ये नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट बने हुए होते हैं अनाजों से, जैसे कि बिस्किट, उनको भी ये क्या करता है, एक तरीके से नुकसान पहुंचाता है। तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डैमेज होता है। बात करेंगे इसके अडल्ट के रिगार्डिंग। ये फोटोग्राफ आप अडल्ट की देख रहे हैं, जिसमें आप इसके एक डोर्सल व्यू को देख रहे हैं। डोर्सल व्यू के साथ साथ आप इसका लेटरल व्यू भी देख रहे हैं इसके अंदर। तो अडल्ट के रिगार्डिंग हम बात करें तो अडल्ट जो है वो ब्लैक कलर का होता है और रफ़ इसकी सरफेस होती है। रफ़ सरफेस अपीयरेंस इस वजह से क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर आपको डॉटेड जो है स्पॉट या धारियाँ दिखाई देंगी। इसके अंदर एक लाइन के रूप में डॉटेड जो लाइनें जो है वो दिखाई दे रही है इसके अंदर, ठीक है। साइज इसका 3 to 4 mm इसका साइज़ रहता है और हेड के अंदर जो है वो आपको मजबूत मैंडिबल मिलेंगे और इसके अलावा एक पेयर एंटीना इसके अंदर मिलेंगे। एंटीना की स्पेशल खासियत है, उसके आधार पर इसको पहचाना जाता है। एंटीना हैव 10 सेगमेंट। यहाँ आप देख रहे हैं इस फोटोग्राफ के अंदर एंटीना के जो है फोटोग्राफ को जूम करके दिखाया या उसकी स्ट्रक्चर को जो है जूम करके दिखाया। टोटल इसके एंटीना के अंदर 10 सेगमेंट होते हैं। ये करेक्टरिस्टिक है इसके पहचान का। फिर बात करेंगे इसके अंदर 2 पेयर विंग होते हैं इसके अंदर, यानी कि 2 जोड़ी पंख इसके अंदर पाए जाते हैं और इनके जो 4 विंग होते हैं वो एक्चुअल के अंदर हार्ड
क्यूटिकल से बने होते हैं और हार्ड क्यूटिकल से बने हुए इन 4 विंग को आप स्पेसिफिकली नाम देते हैं एलाइट्रा। तो इस तरीके से एलाइट्रा इसके अंदर प्रेजेंट है। यदि बात करें इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, तो हम पहचान नहीं कर सकते कि भी इसमें ये मेल है या फीमेल, तो नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो इसके अंदर लैंगिक रूप से कोई भी किसी भी प्रकार से अलग अलग जो है आप इसको पहचान नहीं सकते। तो लैंगिक द्विरूपता जो है इसके अंदर अनुपस्थित होती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसके अंदर एब्सेंट होती है। हम इसके लाइफ साइकिल को डिस्कशन करेंगे। तो लाइफ साइकिल में आप देखें इसके अंदर इसके रिप्रोडक्शन का जो टाइम होता है वो मार्च से लेकर नवंबर तक का होता है। मार्च से लेकर नवंबर तक का जो टाइम है वो फेवरेबल होता है। इस टाइम जो है बारिश का और हल्की हमारे जो है मतलब टेम्परेचर की रेंज रहती है, यानी कि न तो टेम्परेचर कम रहता है न ज़्यादा रहता है। और इसी तरीके से हमारे जो है मतलब ये एक अप्रोक्रिएट इसके लाइफ साइकिल का टाइम रहेगा। इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर जो है एग के रिगार्डिंग। देखो मेल और फीमेल जो है वो अंडे देते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे अंडों के रिगार्डिंग, तो हम एग के बारे में बात करेंगे। 4 to 23 एग्स पर डे, यानी कि 4 से लेकर 23 अंडे प्रतिदिन। और टोटल जो अंडे हैं वो 300 से 400 अंडे जो है वो फीमेल अपने एक रिप्रोडक्टिव टाइम के अंदर पूरे जीवन काल के अंदर ये देती है। इसी तरीके से एग की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो एग जो है वो पार्सली पियर शेप और ओवल शेप होते हैं, यानी कि राउंड शेप में नहीं होते। ये थोड़े से जो है मतलब नाशपाती के आकार के पियर और ओवल शेप में ये पाए जाते हैं। कलर की बात करें इसके अंदर तो वाइट साइनी इसका कलर होता है, यानी कि चमकदार सफ़ेद इसका रंग होता है। लेकिन बाद में इसका जो कलर है जैसे जैसे इसकी जो है मतलब डेवलपमेंट की स्टेजेस होती है, तो उसमें सबसे पहले ये हल्का सा पिंक कलर का रोज कलर में जो है मतलब ये चेंज होता है। फिर बाद में ये ब्राउन कलर के अंदर हैचिंग से पहले जो है मतलब ब्राउन कलर इसका हो जाता है। बात करेंगे इसके अंदर कहाँ किस जगह ये अंडे दिए जाते हैं। अंडे जो है फीमेल जो है ग्रेन के बाहर की तरफ देता है, जैसे कि हमने यहाँ सिटोफिलस में देखा था। तो सिटोफिलस के अंदर अनाज के अंदर एक गड्ढे के द्वारा गड्ढे के अंदर जो है वो फीमेल अंडे देती है। लेकिन यहाँ अंडों को जो है मतलब दाने के ऊपर दिया जाता है और ये अंडे जो है वो सिंगल होते हैं, ठीक है, या फिर ये क्लस्टर या ग्रुप में भी दिए जा सकते हैं। इसके अंदर प्रत्येक दाने के ऊपर एक अंडा, या फिर ये समूह के रूप में जो है भी गुच्छों के रूप में भी हो सकते हैं इसके अंदर अंडे। बात करेंगे हैचिंग टाइम जो है वो समर के अंदर हैचिंग मीन्स है अंडों से इसके लार्वा निकलने का जो टाइम है वो लगभग जो है या उस प्रोसेस को आप हैचिंग कहते हैं। तो इसका टाइमिंग गर्मियों के अंदर 5 दिन का होता है और जबकि सर्दियों के अंदर 15 से लेकर 27 दिन का होता है। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है वो इसके ग्रोथ को क्या कर रही है या डेवलपमेंट को या फिर हैचिंग की प्रोसेस को एक तरीके से इफेक्ट कर रही है इसके अंदर। अब हम बात करेंगे इसके जो लार्वा है, इन अंडों से जो है लार्वा निकल जाते हैं। लार्वा के रिगार्डिंग हम देखेंगे इसके अंदर। तो लार्वा की स्ट्रक्चर भी देख रहे हो आप इसके अंदर। यहाँ हम बात करेंगे लार्वा जो है वो वाइट क्रीम कलर के इसका कलर होता है। फिर बात करेंगे इसके अंदर 3 पेयर लेग होती है, यानी कि 3 जोड़ी इसके अंदर टांगे पाई जाती है। लेकिन बात करें इसके करेक्टरिस्टिक जो है, इसका जो लार्वा है उसकी शेप थोड़ी बहुत जो है मुड़ी हुई होती है। सी शेप इसकी जो है मतलब स्ट्रेट होने के साथ साथ ये थोड़ा सा कर्व्ड होता है, यानी कि सी शेप इसकी जो है पार्सली पाई जाती है इसके अंदर। इसमें 4 से 5 जो है मोल्टिंग होती है। लगभग लार्वा जो है 40 से 50 दिनों के अंदर इस मोल्टिंग को करता है। मोल्टिंग मीन्स इसके अंदर अलग अलग जो लार्वल स्टेज है, फर्स्ट इंस्टार, सेकंड इंस्टार, थर्ड इंस्टार, फोर्थ इंस्टार, तो इस तरीके से 4 से 5 जो है लार्वल अवस्थाएं इसके अंदर पाई जाती है। तो उसमें ये 4 से 5 जो है वो मोल्टिंग करता है लगभग 40 से 50 दिनों के अंदर। ये लार्वा जो है वो डैमेज करने का काम करते हैं। डैमेज में क्या करते हैं, ये एक तरीके से अनाज के अंदर एंटर कर जाते हैं और सीड को खोखला कर देते हैं, क्योंकि सीड के अंदर मौजूद जो स्टार्च है ये क्या करते हैं उसको खाते हैं और साथ में सीड के जो पल्प है उस पल्प को बिल्कुल खोखला कर देते हैं और उस सीड से जो है आटे के रूप में बाहर की तरफ जो है उसका अंदर का पार्ट है वो क्या होता है निकाल दिया जाता है। बात करेंगे इसके प्यूपा के रिगार्डिंग। तो लार्वा जो है वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा के अंदर, ठीक है। प्यूपा जो है उसके रिगार्डिंग बात करें तो ये प्यूपा आप देख रहे हो इसके अंदर ये सीड के अंदर ही पाया जाता है। वाइट डस्टी कलर जो है इसके अंदर वाइट डस्टी इसका कलर होता है और ये सीड के जो खोल होता है जिसके अंदर ये लार्वा ने डैमेज किया है उसके अंदर ये जो है पाया जाता है। और 7 से 8 दिन जो है उसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट के अंदर। तो एडल्ट के बारे में बात करें तो एडल्ट जो है वो मेटामार्फोसिस से प्यूपा से ये एक तरीके से बने हैं। तो जैसे
जैसे ही मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट होती है, एडल्ट जो है वो सीड से बाहर की तरफ आ जाते हैं और इस तरीके से वो अपने लाइफ साइकिल के अंदर एडल्ट का लाइफ जो है वो शुरू कर देते हैं। तो एडल्ट जो लाइफ है वो लगभग 40 से 80 दिन के अंदर होती है। तो इस तरीके से कुल मिला के ये जो है इसका लाइफ साइकिल हुआ। लाइफ साइकिल के बाद हम बात करेंगे इसके रिगार्डिंग जो डैमेज है, किस तरीके का ये डैमेज करता है। हालांकि हमने डैमेज को पहले भी डिस्कशन किया है। तो डैमेज के अंदर ये स्टोर ग्रेन पेस्ट है, जिसमें आप वीट, ज्वार, बाजरा, मेज और इस तरीके से उनके जो प्रोडक्ट है, जिसमें आपके एक तरीके से हम कह सकते हैं आटे के अलावा जो है ये हमारे जो ड्राई पोटैटो है उसको, पम्पकिन सीड और दाल और बिस्किट जो है इनको क्या करते हैं, एक तरीके से डैमेज पहुंचाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भी इवन अनाज के साथ साथ ये जो है अनाज से बनने वाले प्रोडक्ट है उनको भी ये नुकसान पहुंचाता है। इसी तरीके से क्या करता है ये, एक तरीके से सीड की पल्प को जो है उसको आटे के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और कई बार ये जो आटा जो होता है, यदि सीड उपलब्ध नहीं हो तो उस आटे को जो है मतलब इसके लार्वा जो है वो यूज़ करता है खाने के तौर पर। यहाँ आप देख रहे हो इसके अंदर एक तरीके से जो सीड है उस सीड के अंदर किस तरीके से उसने डैमेज किया है, और अंदर की तरफ जो है इसकी कुछ स्टेजेज भी दिखाई दे रही है। इसी तरीके से ये अनाज के अंदर इसका जो अडल्ट है वो आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर। फिर देखें इसके अंदर कंट्रोल के अंदर, हालांकि जो सिटोफिलस और आईजी के अंदर कंट्रोल के तरीके थे वही तरीके जो है हम यहाँ पर इसको अपना रहे हैं। तो उन तरीकों के अंदर देखो, जैसे कि हमने देखा था कि भी नेचुरल तरीके के अंदर आपने सीड को एक तरीके से धूप के अंदर क्या करना है, ट्रीट करना है, उसमें उसकी मॉइस्ट को कम से कम करना है बिफोर उसको स्टोर करने से। तो बीज वगैरह जो है, अनाज वगैरह, उसकी नमी को बिल्कुल कम करना है, तो धूप में सुखाकर आप कर सकते हैं। तो ड्राई सीड स्टोरेज लेस देन 7% मॉइस्ट। इसी तरीके से स्टोरेज रूम को जो है एक तरीके से अपने को इंसेक्ट प्रूफ और ड्राई और क्लीन बनाना होता है, ये एक तरीका हो गया इसके अंदर। इसके अलावा एक और तरीका है जिसमें आप नीम के जो सीड है उनसे बना हुआ पाउडर आप जो है मतलब 100 किलो यदि अनाज है तो उस 100 किलो अनाज के अंदर 1 किलो जो है आप ये कर्नेल नीम पाउडर जो है उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हालांकि नीम की पत्तियां वगैरह जो है उसको भी अनाज के साथ में रखकर हम इसको जो है बचा सकते हैं अनाज को। लेकिन ये तो हुए हमारे कुछ नेचुरल तरीके। नेचुरल तरीकों के अलावा कुछ हमने केमिकल तरीकों को भी देखना है। फ्यूमिगेशन एक्चुअल के अंदर अनाज के जो बड़े बड़े वेयर हाउसेज जिनमें स्टोर किया जाता है, तो उसमें जो है हम पॉसिबल नहीं है कि भी सारी जगह जो है अच्छी तरीके से जो है स्टोर ग्रेन रूम को अच्छी तरीके से साफ़ करें। तब उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि भी हम कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को वेपर या फिर फ्यूम के रूप में जो है मतलब उस कमरे के अंदर पहुंचा देते हैं, जिसमें जहां कहीं भी कोई इंसेक्ट होगा वो क्या हो जाता है, मर जाता है। तो इस तरीके से हम बात करेंगे फ्यूमिगेशन। तो फ्यूमिगेशन के तरीकों के अंदर कुछ केमिकल को यूज़ किया जाता है। तो उन केमिकल के अंदर देखें इसके अंदर EDCT के अंतर्गत देखो, ये एक केमिकल का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है जिसमें आप इथाइल डाइक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उसको मिक्स करके जो है इसको यूज़ करते हैं, जिसमें आप जो है मतलब उसको अनाज को स्टोर करने से पहले जो है 24 आवर जो है मतलब एक तरीके से फ्यूमिगेंट करेंगे स्टोर ग्रेन जो रूम है उसको। इसी तरीके से आप जो है मतलब एक तरीका और भी अपना सकते हैं, स्प्रे का तरीका, जिसमें आप 3% मेलाथियन को, जिसमें आप जो है फॉर्मुलेशन करेंगे 3 लीटर जो है मतलब आप उस 3% मेलाथियन को 3 लीटर जो है उसका स्प्रे 100 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर आप स्प्रे कर सकते हो। इसी तरीके से फ्यूमिगेशन का एक तरीका और भी हो सकता है इसके अंदर। फ्यूमिगेशन के अंदर केमिकल के अंदर जैसे कि आप 0.25 से लेकर 5% हाइड्रोजन साइनाइड को जो है लगभग 18 घंटे तक जो है आप एक तरीके से फ्यूमिगेंट करेंगे। इसी तरीके से कार्बन डाइसल्फाइड को आप 24 आवर के लिए आप एक तरीके से फ्यूमिगेंट करेंगे। इसी तरीके से मिथाइल ब्रोमाइड जो है उसको आप 48 आवर के लिए आप फ्यूमिगेंट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि भी आपको जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिलेगी। आपको जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है और अधिक पॉइंट जो है समझ में आए, इसके लिए आप जो है मतलब नई नई वीडियो को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।